हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एनसीईआरटी बेस्ड इकोनॉमी की क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप अर्थात कि बीए के स्टूडेंट, एमए, बीएससी, बीकॉम, एम कॉम, बीए एलएलबी, बीबीए या एलएलबी के सभी छात्र सेशन को फॉलो करके अपने सिलेबस के अनुसार अध्ययन को कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं के दोस्तों का भी बहुत सारा वेलकम है। बिल्कुल आइएगा, क्योंकि अगर आपने बीए की ये सेशनों को अटेंड किया तो आपको अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें या पीएससी की करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। एनसीईआरटी बेसिस पर ही ये क्लासें हमारी चलती है, जिसके माध्यम से आप इनका पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। और आज के सेशन में हम बात करेंगे आधुनिक युग के बारे में। तो दोस्तों, यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत कैसे होती है और उस आधुनिक युग की शुरुआत से क्या क्या परिवर्तन यूरोप में देखने को मिले, किस प्रकार से इस आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है, वो सारी बातें दोस्तों हम आज के सेशन में करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। एक नजर यहाँ पर डाल लीजिए, आप लोग वीडियो को होल्ड करके पॉज करके देख लीजिएगा। दोस्तों, ये सारे सेशन हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अलावा जो नए छात्र हैं, जो यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी हमारे साथ प्रज्ञान हिंदी, जो कि एक नया यूट्यूब चैनल है हमारा, जिस पर अभी जो क्लासेस है दोस्तों हमारे द्वारा ही ली जा रही है, प्रज्ञान हिंदी। इसे ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। पूरी तरह से निशुल्क है ये। आपकी यूपीएससी से लेकर के दोस्तों जितने भी आप जिस भी आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, सभी एग्जाम की नोट्स के साथ में आपसे वहां तैयारी करवाई जाती है। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट यूनिट अभी हमारी चल रही है। यूनिट वाइज यूनिट और टॉपिक वाइज टॉपिक हम यहाँ पर स्टडी करवाते हैं। कोई भी टॉपिक को हम बीच में नहीं छोड़ते, स्किप नहीं करते हैं। पूरे एक टॉपिक बाई टॉपिक हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है ना। तो अभी दोस्तों फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक ही हमारा चल रहा है, जिसमें हमने लास्ट सेशन में सामंतवाद पर डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 2 में। और आज हम बात करेंगे दोस्तों आधुनिक युग के प्रारंभ पर। आधुनिक युग के प्रारंभ पर और थर्ड लेक्चर हमारा फोर्थ लेक्चर होगा हमारा इसी टॉपिक का, जिसमें हम बात करेंगे पुनर्जागरण की। क्लियर है। चलिए, सामंतवाद पर चर्चा हो चुकी, आधुनिकवाद पर, आधुनिक युग के प्रादुर्भाव पर हम चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा सारांश है टॉपिक का, वो होगा दोस्तों आधुनिक युग की शुरुआत में यूरोप में आधुनिक युग का आविर्भाव कैसे हुआ और आधुनिक युग की विशेषताएं क्या है। दो बातों पर हम विशेष यहां पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं। नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम के समय में काम आएंगे। और दूसरी बात, एक इनका लुत्फ अभी उठाइए। अभी वीडियो को पॉज करके इन तीनों क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इन्हीं तीनों क्वेश्चनों के आंसर आपको अंदर सीरीज में मिलने वाले हैं, आज के सेशन में मिलने वाले हैं। क्लियर है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों सेशन की। अपने सामान्य सी बात मैं आप लोगों से पूछूंगा दोस्तों, ये बताइएगा कि इस मैप से कौन परिचित नहीं है। इस मैप से कौन परिचित नहीं है। अगर कोई परिचित नहीं है, ऐसे कोई छात्र है जो इस मैप से परिचित ना हो, उसे पढ़ने का अधिकार नहीं है ना। सबको पता है ये विश्व इतिहास है, इतना तो सभी को पता होगा। आगे पता हो ना हो एक अलग बात है, लेकिन इतना तो सभी जानते हैं कि ये क्या है, एक विश्व इतिहास, माफ करना यार, क्या बोल दिया मैंने, वर्ल्ड मैप है, विश्व मानचित्र है। विश्व इतिहास बोल दिया। वर्ल्ड मैप है। ओके, विश्व मानचित्र है। ये पूरा विश्व हमारा ये रहा। ठीक है। अब किस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, किस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ये आप जानते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जहां जितना जरूरी होगा मैं आपको बताते हुए चलूंगा अभी इसमें, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना। मैं भी डिस्प्ले से सामने से हट जाता हूं, जिससे कि आपको कोई ऐसा ना हो, कोई क्षेत्र आप मेरे पीछे आ जाए, आपको दिखे नहीं। ठीक है, ये लीजिए, मैं भी गायब हो गया। अब शांति से देखिए इसको दोस्तों। इस पूरे मैप में मैं आपको पूरा क्लियर बताऊंगा कि जो 7 महाद्वीप है, वो महाद्वीप कौन कौन से, वो शांति बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको फोकस करना है इस वर्ल्ड मैप में। जो ये जगह दिख रही है आपको, ये पढ़ने में शायद आएगा, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। ये लिखा हुआ है तुर्की। कोई इसको टर्की भी बोलता है और कोई इसको ठरकी भी बोल देता है ना, सब चलेगा, बस आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, टर्की। तो ये एक टर्की है, टर्की कंट्री है भाई, कंट्री देश है टर्की।
ठीक है, इसको एक मिनट इसको साफ करके इसको ऐसे देख लीजिए। अरे भाई कहाँ हो पेन दादा यार। ओके, ये लीजिए, ये इस क्षेत्र को, सिर्फ इस क्षेत्र को याद रखना है आपको, सिर्फ क्षेत्र को याद रखना है। देखिए ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, ये टर्की है। ठीक है, अब इस मैप को एक अन्य रूप से हम देखेंगे अगली स्लाइड में, और वो इस प्रकार होगा, इस प्रकार। ठीक है, वही मैप है, वही वर्ल्ड मैप है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। अब दोस्तों यहां पर देखिए आप लोग, आपको अलग अलग कलर दिख रहे हैं। सबसे पहले कलर की बात करें तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एशिया। सबसे पहले नाम देखिए आप, उसके बाद यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, और एक है अंटार्कटिका। कितने हो गए दोस्तों, 7। ये 7 क्या है, महाद्वीप है। क्या है दोस्तों, महाद्वीप है। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में उठेगा कि सर महाद्वीप क्या होते हैं और उपमहाद्वीप क्या होते हैं। दोस्तों ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत। अब मुझे बताइए, भारत महाद्वीप है या उपमहाद्वीप है, क्या डिफरेंस है। हम भारत को उपमहाद्वीप क्यों बोलते हैं, जबकि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, क्यों, क्या कारण है। तो बस इतना याद रखिएगा दोस्तों कि जो चारों तरफ से पूरी तरह पानी से घिरा हुआ हो उसे हम महाद्वीप बोलेंगे, और जो एक तरफ से पानी से घिरा हुआ हो और एक तरफ भूमि से लगा हुआ हो उसे हम उपमहाद्वीप बोलेंगे। जैसा कि भारत, भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हम भारत को उपमहाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, ऊपरी हिस्सा जमीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। बाकी सभी ये आपको एशिया दिख रहा, एशिया महाद्वीप दोस्तों, ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। उसी प्रकार से यूरोप भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इस कारण से यूरोप महाद्वीप बोलते हैं। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सब चारों ओर से पानी से घिरे हुए, इसी कारण से इनको उपमहाद्वीप बोला जाता है। ये हमारा विषय का जो है पार्ट नहीं है, पार्ट नहीं, लेकिन आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको थोड़ा सा ये हटके बताया है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम वापस से अपने स्टडी पर, अपने अध्ययन पर। हमें क्या देखना है, क्या देखना है दोस्तों, जो हमने टर्की की बात की थी उस टर्की को कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए टर्की यहां पर आ रहा है। अब मैंने आपको ये महाद्वीप वाला फंडा क्यों समझाया, तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से देखिए, जरा चश्मा लगाकर देखिए, जिनका चश्मा लगा हुआ है उनसे बोल रहा हूं। तो दोस्तों ये जो टर्की है, टर्की 2 महाद्वीपों के अंतर्गत आता है। देखिए इधर से ये पीला वाला कलर ले रहा है, मतलब ये एशिया महाद्वीप में भी है, और ऊपर से ये यूरोप महाद्वीप में भी है। एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप के अंदर आता है ये कौन, टर्की, ठीक है ना। टर्की दोनों महाद्वीप में आता है, इसको याद रखिएगा आप लोग, आगे काम आने वाला। मैं मैप ऐसे नहीं बता रहा हूं, मैप समझाने का कारण ही है उसका, ठीक है। अब दोस्तों इस मैप को थोड़ा सा हम टर्की वाले मैप को थोड़ा जूम करके जूम करते हैं, और अब टर्की के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका नया मैप, जिसमें हम टर्की हमें क्लियर दिख रहा है। अब देखिए जरा, फिर से पेन लेते हैं, पेन लिया, कहां है टर्की, ये रहा आपका टर्की, ठीक है। टर्की का एक वर्तमान में जो एक शहर है इस्तांबुल, इस्तांबुल। दोस्तों यहीं पर एक अन्य शहर, एक अन्य शहर जिसका नाम कुस्तुनतुनिया, क्या नाम उसका, कुस्तुनतुनिया, वर्तमान में है। लेकिन पहले तुर्की का वो शहर नहीं था, बल्कि वो एक स्वतंत्र राज्य था। कौन, कुस्तुनतुनिया। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे आप लोग। तुर्की का वर्तमान में एक शहर है जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया। क्या नाम है, कुस्तुनतुनिया। वर्तमान में तो इसका शहर है, लेकिन कुछ समय पहले, मतलब पहले ये उसका शहर नहीं था, बल्कि तुर्की ने उस पर हमला करके उसे अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया था, अपने अधिकार में कर लिया था, इसको, कुस्तुनतुनिया को, ठीक है। अब कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्की ने हमला किया, तो कुस्तुनतुनिया के जो कुछ विद्वान लोग थे, इन्होंने इसकी दहशत से, तुर्की के भय से डर करके ये भाग करके कहां पहुंच गए दोस्तों, इटली पहुंच गए। कहां पहुंच गए, इटली पहुंच गए। बस ये 3 शहर, 3 नाम आपको याद रखने हैं, सिर्फ 3 नाम। कौन कौन से, तुर्की, कुस्तुनतुनिया और क्या, इटली। नाम याद रहेंगे। मैप के अनुसार अब आपको पोजीशन समझ आ जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़े दोस्तों, है ना। अब जरा यहां देख लीजिए, ये सब आपको, ये देखिए लंदन, ये ब्रिटेन आ गया आपका,
ये पूरा यूरोप है ना, ये पूरा यूरोप है, ये पूरा यूरोप है दोस्तों। और इसके नीचे अब जाएंगे, ये नीचे तो ये एशिया आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा है कि तुर्की का कुछ पार्ट एशिया में है और कुछ यूरोप में है, ठीक है। बस इतनी बातें जो मैंने आपको बताई है, बस ये थोड़ी सी दिमाग में रखना। अब आप आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो अब पूरा ये काम आने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट की, हमारी यूरोप में आधुनिक युग का आविर्भाव पर। यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत कैसे होती है? तो दोस्तों यूरोप में जो मध्यकालीन समय था यूरोप का, वो बहुत ही अंधकार में समय था। अंधकार में अर्थात ये कि उस समय तक मानव सभ्यता अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई थी, ठीक है। अंधकार में समय था, मतलब कि ना कोई ठीक से न्याय व्यवस्था थी और ना ही कोई शासन संचालन की कोई व्यवस्था थी, कोई विशेष प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन लेकिन दोस्तों 13वीं शताब्दी में यूरोप में जो समय था वो अपनी करवट लेना प्रारंभ कर चुका था। 13वीं शताब्दी में ही यूरोप ने करवट लेना चालू कर दिया। 14वीं शताब्दी में यूरोप में नव युग कहा जाने वाले आधुनिक युग ने दस्तक देना शुरुआत कर दिया। अर्थात ये हुआ कि जिस आधुनिक युग की हम बात कर रहे हैं, उस आधुनिक युग ने संकेत 13वीं शताब्दी से देना प्रारंभ कर दिया था। कहां पर? यूरोप में। कब? 13वीं शताब्दी से, ठीक है ना। और 14वीं शताब्दी तक धीरे धीरे वो आने लग गया था। लेकिन इसको दोस्तों फिर समय लगा, तो 15वीं शताब्दी तक आते आते यहां पर ये आधुनिक युग की शुरुआत हो चुकी थी। कब? 15वीं शताब्दी तक इसमें यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है ना। अब जरा देखिए 1453 ईस्वी में, क्या 1453 ईस्वी में मैंने आपको बताया था कुस्तुनतुनिया, जो वर्तमान में तुर्की का एक शहर है, कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। कैसे पतन हुआ? कि तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर हमला बोल दिया। कब बोला? 1453 में। 1453 में तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। इसी को बोला गया कुस्तुनतुनिया का पतन होना। अब जो ये कुस्तुनतुनिया था दोस्तों, ये उस समय का बहुत ही प्रसिद्ध, और प्रसिद्ध किस क्षेत्र में? विद्या के क्षेत्र में, संस्कृत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, ये बहुत ज्यादा जो है प्रसिद्ध था कुस्तुनतुनिया। और इस पर तुर्क ने अधिकार कर लिया, और जो यूनानी तुर्क कुस्तुनतुनिया में रहते थे, उनके हाथ से अब ये सब जो कला, विज्ञान, संस्कृत, ये जो साहित्य था इनका, ये अब यूनानियों के हाथों से निकल गया और तुर्क ने उस पर अधिकार कर लिया, ठीक है। ये तुर्क ने अधिकार कर लिया। अब संस्कृत और सभ्यता से परिपूर्ण, जैसा कि बताया मैंने आपको कि कुस्तुनतुनिया सभ्यता और संस्कृत से परिपूर्ण था। इसमें बड़े बड़े विद्वान थे। उन विद्वानों ने ही कुस्तुनतुनिया में इन सब का आविष्कार किया। बहुत ज्यादा अपनी सभ्यता को वहां पर जो है बहुत उसको सभ्यता को आगे बढ़ाया उन्होंने। लेकिन जैसे ही तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर हमला किया, वैसे ही वहां अर्थात कुस्तुनतुनिया के जो विद्वान लोग थे, वो सब अपने अपनी रचनाओं को लेकर के वहां से भाग खड़े हुए। वहां से भाग करके वो कहां पहुंच गए दोस्तों? इटली में पहुंच गए। अब इटली उस समय पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु था। पुनर्जागरण मतलब क्या होता है वो मैं नेक्स्ट सेशन में बताने वाला हूं दोस्तों, अभी उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम लोग, है ना। तो पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु था। उस पुनर्जागरण के कारण ही तो आधुनिक युग की शुरुआत होती है ना। तो संस्कृत और सभ्यता से परिपूर्ण जो यूनानी थे, जो कुस्तुनतुनिया से भागकर इटली में आए, उन्होंने इटली में जब शरण ली, तो जो पहले से ही कौन? इटली पुनर्जागरण का केंद्र था। पुनर्जागरण केंद्र था। यूनानियों ने इटली पहुंचने से पुनर्जागरण को एक और नई ऊर्जा प्रदान की। किसने? यूनानियों ने। इटली आए और इटली में जो पुनर्जागरण की के विचार चल रहे थे, उनमें और उनको प्रोत्साहित किया, और वहां पर जो है और स्पीड से अर्थात और तीव्र गति से पुनर्जागरण होने लगा, अर्थात एक नई सभ्यता का विकास होने लगा। यही कारण है कि 1453 ईस्वी में यूरोप में आधुनिक युग का श्री गणेश माना जाता है। 1453 में ही कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, और उसी में कुस्तुनतुनिया से जो विद्वान थे वो अपने साहित्य, अपने संस्कृत के साथ में जो है इटली पहुंचे, और इटली उस समय पुनर्जागरण का केंद्र था। इस कारण से जैसे ही वो विद्वान इटली पहुंचे, तो उन्होंने इटली में जाकर के भी जो है अपनी रचनाओं को प्रारंभ रखा, और अपने साहित्य के माध्यम से वहां पुनर्जागरण लाने में सहयोग
प्रदान किया, जिससे यूरोप में 1453 में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। क्लियर है यहां तक का मैटर? कंप्लीट है ना? चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों आधुनिक युग की कुछ विशेषताओं के बारे में, अर्थात ये कि आधुनिक युग के कारण ऐसा क्या हुआ, अर्थात कि क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या चेंजेस हुए। तो सबसे पहले जो बात करेंगे दोस्तों कि आधुनिक युग के आने से यूरोप में बौद्धिक क्रांति आई। बौद्धिक क्रांति आई, लोगों ने मस्तिष्क का इस्तेमाल करना सीखा। सेकंड बात करें दोस्तों तो धर्म सुधार, धर्म के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार हुए, बहुत सारे सुधार हुए। थर्ड बात करें राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ, उसके बाद में सामाजिक परिवर्तन हुआ, संवैधानिक परिवर्तन हुआ, धर्मनिरपेक्ष राज्यों की स्थापना होती है, नगरों का विकास होता है। ठीक है ना? एक एक करके इन सबको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बौद्धिक क्रांति की बात करें तो बौद्धिक क्रांति क्यों नहीं आएगी, जैसे अभी आपको बताया, कुस्तुनतुनिया से जो विद्वान, जो यूनानी विद्वान इटली पहुंचे, तुर्क के आक्रमण से भयभीत होकर जो कुस्तुनतुनिया के जो यूनानी विद्वान थे, जब इटली पहुंचे तो इटली में जाकर भी उन्होंने अपने साहित्य की रचना जारी रखी और वहां पर भी लोगों को जगाया, आधुनिक मतलब नई चेतना लाने में उन्होंने सहयोग प्रदान किया। ये सहयोग प्रदान करने से नए नए ग्रंथों का निर्माण हुआ, नए नए विचारों का प्रादुर्भाव हुआ यूरोप में, इससे लोगों की बुद्धि जागृत हुई और अचानक ही देखते देखते बौद्धिक क्रांति चली, मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना प्रारंभ कर चुका था और इस प्रकार से तर्क के रूप में प्रत्येक वस्तु को मानने से एक बौद्धिक क्रांति का उसने, उन विचारों ने बौद्धिक क्रांति का रूप धारण कर लिया। ठीक है ना? तो टर्की के हमले से भयभीत होकर यूनानी तथा अन्य ईसाई विद्वान साहित्य को लेकर पश्चिम यूरोप की ओर भाग गए, अर्थात इटली की तरफ भाग गए। उन्होंने यूनानी तथा रोमन ग्रंथों का अध्ययन किया और यूरोपीय अंधविश्वासों के स्थान पर तर्क और स्वतंत्र विचारों पर बल दिया। इस दृष्टिकोण ने बौद्धिक क्रांति को जन्म दिया। सिंपल सा है। नेक्स्ट है धर्म सुधार। तो भाई जब व्यक्ति बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, जब व्यक्ति अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है, तो निश्चित है कि उस धर्म में अब कोई भी बुराइयां नहीं बचेगी, धर्म सुधार का दौर जरूर से जरूर चलेगा, है ना? क्योंकि जब हम परंपराओं की बीन बजाते हैं आंखें बंद करके, तभी दोस्तों धार्मिक रूढ़ियां पनपती है, तभी दोस्तों धार्मिक रूढ़ियां पनपती है। ठीक है ना? तो परंपराओं को छोड़ करके, परंपराओं को छोड़ना मतलब इतना आसान नहीं है, जबकि जब तक आप तर्क के आधार पर, तर्क के आधार पर अपना निर्णय नहीं लोगे, तब तक परंपराएं, जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, उनकी समाप्ति संभव नहीं है। और आधुनिक युग ने भी यही किया, आधुनिक युग की शुरुआत ने भी यही किया। कुस्तुनतुनिया के पतन के कारण ही दोस्तों जो विद्वान यूरोप, पश्चिम यूरोप की तरफ भागकर आए थे, उन्होंने जब लोगों के मस्तिष्क को हिलाया, उनको जगाया, तो उनके जगने से जब पुनर्जागरण की भावना और तेज होने लगी, तो लोग अपने मस्तिष्क का प्रयोग अत्यधिक रूप से करने लगे और फिर उन्होंने उसी कारण से धर्मों में सुधार की भावना प्रारंभ हुई। इससे पहले की अगर बात करें दोस्तों तो यूरोप में चर्च की प्रधानता थी, चर्च की प्रधानता थी, अर्थात ये कि हालांकि चर्च एक पवित्र स्थल था, परंतु वहां के पादरियों ने, पोप ने उनको, चर्चों को भ्रष्टाचार के अड्डे बना रखे थे, भ्रष्टाचार के अड्डे बना रखे थे। अर्थात ये कि बस अब तो उस समय जो कैथोलिक धर्म था, जो चर्च की प्रधानता थी, अर्थात जो पादरी ने कह दिया उसे राजा भी उसके निर्णय को बदल नहीं सकता था, प्रत्येक व्यक्ति को आंखें बंद करके और उसे निर्णय को मानना ही पड़ता था। लेकिन दोस्तों आधुनिक युग के प्रादुर्भाव से एक नई घटना घटती है, ईसाई धर्म में ही एक अन्य शाखा का जन्म होता है जिसे कहा जाता है प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंट धर्म की एक नई शाखा का उदय होता है। और जिस कारण से दोस्तों अब धर्म सुधार, धीरे धीरे धर्म सुधार की प्रथा प्रारंभ हो जाती है। कैथोलिक धर्म के जो ठेकेदार थे उन्हें भी अब एहसास होता है कि अगर हमने अपने जो भ्रष्टाचार है, जो विलासिता के साधन है, उनको अगर हमने बंद नहीं किया, धर्म को वापस पवित्र नहीं बनाया, तो इस धर्म का खात्मा जो है अवश्यंभावी है, हो ही जाना है ना? क्योंकि नए धर्म आ चुका था। तो इस प्रकार से कैथोलिक धर्म के जो अनुयायी थे उन्होंने कैथोलिक धर्म को सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया, उधर प्रोटेस्टेंट धर्म जो नया आ चुका था वो भी अपना प्रभाव जमा रहा था। तो इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से बौद्धिक क्रांति के साथ ही साथ में एक नई क्रांति उमड़ी जनता के अंदर, जिसने धर्म सुधार को प्रेरित किया, धर्मों में सुधार करने के लिए उसको प्रेरित किया।
ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भावना का विकास। जब व्यक्ति मस्तिष्क का प्रयोग करेगा, जब धर्मों में सुधार हो चुका है, तो अब क्या होगा दोस्तों, सिंपल सी बात है, देश प्रेम की भावना तो जागृत होनी ही है, देश प्रेम की भावना जागृत होनी ही है। तो भावना, राष्ट्रीय भावनाओं के विकास के कारण राष्ट्रीय राज्यों का जन्म हुआ। राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होने वाला ऐसा इंग्लैंड पहला देश था। किससे? राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होने वाला इंग्लैंड पहला देश था। लेकिन फ्रांस और स्पेन ने एकता की शक्ति को पहले पहचाना था, एकता की शक्ति को पहले पहचाना था, ठीक है ना। सामाजिक परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए, किसके कारण हुए? भाई सामाजिक परिवर्तन भी तो होंगे ना। इस युग में सामंतवाद के पतन के पश्चात एक नए वर्ग का जन्म हुआ। कौन सा नया वर्ग? मध्यम वर्ग। भाई मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, है ना। और इस मध्यम वर्ग ने पादरियों की शक्ति को कम किया, उनको चुनौती दी मध्यम वर्ग ने, क्योंकि मध्यम वर्ग में ही वो व्यापारी थे जिन्होंने राजा को सपोर्ट किया था। और वो व्यापारी इतने धनी होते थे कि कुछ कुछ व्यापारी इतने धनी थे कि वो सामंत भी उनके सामने कुछ नहीं लगते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने सामंतों की शक्ति को चुनौती दी, है ना। और इन परिवर्तनों ने आगे चल करके इतिहास को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, इतिहास को बदल कर रख दिया। नेक्स्ट है दोस्तों संवैधानिक परिवर्तन। संवैधानिक परिवर्तन, तो जब इतने सारे परिवर्तन होंगे तो संविधान क्यों चुप रहने वाला है? भाई मध्य युग में राजा की शक्ति सामंतों के सहयोग पर निर्भर करती थी। जब मध्य युग था, अंधकार में युग था यूरोप में, उस समय सामंतवादी व्यवस्था थी। तो सामंतवादी व्यवस्था में क्या होता था कि राजा भी सामंतों पर निर्भर होता था। राजा के पास स्वयं की कोई सेना नहीं होती थी, बल्कि वो सामंतों की सैनिक शक्ति पर निर्भर रहता था, है ना। लेकिन दोस्तों इंग्लैंड में ट्यूडर राजाओं ने सामंतों की शक्ति को कुचल दिया। इंग्लैंड में सामंतों को कुचल करके एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की गई। और इसका जो राजा था वो संसद की अनुमति लेता था, अपने कार्यों को करने के लिए किसकी अनुमति लेता था? संसद की अनुमति लेता था। और संसद की ये अनुमति लेने के कारण ही संसद का महत्व बढ़ता चला गया, संसद का महत्व बढ़ता चला गया। और आज सर्वाधिक महत्व है संसद को। चाहे इंग्लैंड में बात करें या संसदात्मक शासन प्रणाली में कहीं पर भी बात कीजिए, संसद को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्यों की स्थापना। भाई पहले सामंती व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था थी। सामंती व्यवस्था को कुचलने में राजाओं का सहयोग किसने किया? मध्यम वर्ग ने किया। तो मध्यम वर्ग ने जब राजा का सहयोग किया सामंतों को कुचल करके एक निरंकुश राजतंत्र लाने के लिए, तो उस निरंकुश राजतंत्र को जब लेकर आया राजा, तो उसने जनता के हित में ही, क्योंकि एक राष्ट्र की जनता एक धर्म की ना होकर के विभिन्न धर्मों की हो सकती है, इसलिए राजा ने जिस राज्य की व्यवस्था की, जिस राज्य की स्थापना की, उस राज्य को उसने धर्म निरपेक्ष बनाया। अर्थात कि उस राज्य में किसी एक धर्म को विशेष ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, बल्कि सभी धर्मों को समान, एक चश्मे से सभी धर्मों को एक ही चश्मे से देखा जाएगा। अर्थात समान महत्व, सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाएगा। इसी को कहते हैं हम धर्मनिरपेक्ष राज्य, है ना। धर्मनिरपेक्ष राज्यों की स्थापना जो है राजाओं ने करना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट एंड लास्ट है नगरों का विकास। भाई इतने सारे जो है जागृति हो रही है, इतना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तो सिंपल सी बात है नगरों का तो विकास होना अवश्य भावी। क्यों? एक नए वर्ग उभर कर आ रहा है, आपका व्यापारी वर्ग। अब जब व्यापारी वर्ग आ रहा, वो व्यापार करेगा, उद्योग धंधे लगाएगा, तो व्यापार करेगा तो कहाँ करेगा? गांव में करेगा, कस्बों में करेगा, या फिर कुछ बड़े बड़े नगरों में करेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों नगरों का धीरे धीरे विकास होने लगा। और जब ये नगर बनने लगे तो ये नगर ही सभ्यता और संस्कृति के केंद्र बनने लग गए, शिक्षा के केंद्र बनने लग गए, ठीक है ना। तो शिक्षा के केंद्र बनने के साथ ही साथ नगरों में ही ये सशक्त जो वर्ग था, मध्यम वर्ग, इसका उदय भी, मध्यम वर्ग का उदय भी दोस्तों नगरों में ही होता है, नगरों में ही होता है। क्लियर है? तो दोस्तों यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो वैसे तो मैं मान के यही चलता हूं कि आप लोगों को कमेंट नहीं आती, तो मैं समझता हूं कि शायद आपको हमारे लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट समझ आ जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों क्वेश्चन करना आपका संवैधानिक अधिकार है, आपका एक जो है कहें कि एक छात्र जीवन का एक महत्वपूर्ण अधिकार है। उस अधिकार का आप इस्तेमाल करते हुए हमसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा कैसा भी डाउट हो दोस्तों, आप हमसे कमेंट, टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। डोंट वरी, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। हाँ, थोड़ा लेट हो सकता है, थोड़ा लेट अर्थात क्या कि 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे हो सकते हैं, बट ज्यादा लेट नहीं होगा। आप बिल्कुल निसंकोच रूप से अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कंप्लीट क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। बिल्कुल दोस्तों, आपके मस्तिष्क में ये स्टोर हो चुका है। बस आपको जो नेक्स्ट स्टेप है उसको फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन में जाना है, अभी नोट्स डाउनलोड करनी है और उसका रिवीजन अभी हैंड टू हैंड लगाना है। डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारी चीजें हैं आपके उपयोगी, जो आपके उपयोगी हो सकती है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया करें, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन पर हम बात करेंगे इसमें पुनर्जागरण की। पुनर्जागरण पर हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि ये जो पुनर्जागरण है जिसे हम अंग्रेजी में रेनेसा कहते हैं, क्या है ये, क्यों ये महत्वपूर्ण है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।